नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के अचानक किए गए हमले के बाद करीब 10 महीने तक पूरे मिडिल ईस्ट में जो माहौल बना वो पिछले 10-12 दिनों में अचानक पूरी तरह से बदल गया है। एक ओर जहां इजराइल की फौज गाजा में पूरी तरह से जीत हासिल करने में कामयाब नहीं हो पा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर उसके नॉर्दर्न बॉर्डर पर यानी उत्तरी सीमा पर लेबनान का मिलिशिया हिजबुल्ला लगातार रॉकेट्स बरसा रहा था। आलम यह था कि इजराइल के करीब 70,000 लोगों को अपने घरों से बेदखल होना पड़ा था और देश के अंदरूनी हिस्सों में शिफ्ट होना पड़ा था। लेकिन जब इजराइल ने अपना फोकस हमास से हटाकर हिजबुल्ला पर शिफ्ट किया, तो 2 से भी कम हफ्तों में या यूं कहें कि 10 दिन के भीतर ही पूरा गेम पलट गया। इजराइल ने न सिर्फ हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरुल्लाह समेत उसकी पूरी टॉप लीडरशिप का खात्मा कर दिया, बल्कि उसके मिसाइल्स और गोला बारूद के जखीरों को भी भारी नुकसान पहुंचा दिया। इजराइल के हमले अब भी जारी हैं और हिजबुल्ला बेबस नजर आ रहा है। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिरकार हिजबुल्ला से ऐसी कौन सी गलती हो गई जो उसकी तमाम मिसाइलें, तमाम बड़ा जखीरा धरा का धरा रह गया और वो अपने चीफ नसरुल्लाह की जान तक नहीं बचा सका। हिजबुल्ला की गलतियों की इस कहानी को समझने के लिए हमें इजराइल के साथ उसकी दुश्मनी की कहानी को समझना होगा पहले, उसके बाद उसकी गलतियां आपको बताएंगे। हुआ एक साल 1948 में, जब संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव के बाद फिलिस्तीन की धरती पर यहूदियों के जिस देश इजराइल को बसाया गया था, उस वक्त उसके पड़ोसी मुल्क थे इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया। इन तीनों पड़ोसी मुल्कों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया था और हार गए। यह पहला अरब इजराइल युद्ध था। इसके बाद 2 और ऐसी जंग हुई, यानी 2 और अरब इजराइल युद्ध हुए जिसमें जीत इजराइल की हुई। बाकी के युद्धों में जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट मिलकर लड़े, लेकिन इजराइल को हरा नहीं सके। आगे चलकर अमेरिका के दखल के बाद इजिप्ट और जॉर्डन के साथ इजराइल की दोस्ती हो गई, यानी जो 2 दुश्मन मुल्क थे, जो 2 पड़ोसी दुश्मन थे इजराइल के, उनके साथ उसकी दोस्ती हो गई। जो तीसरा पड़ोसी और दुश्मन मुल्क था सीरिया, वो पिछले 1 दशक से ज़्यादा वक्त से अपनी सिविल वॉर से जूझ रहा है। बशर अल असद की सरकार वहाँ पर बड़ी मुश्किल से टिकी हुई है और गृह युद्ध चल रहा है। यानी इजराइल के बॉर्डर पर मौजूद 3 बड़े देशों से खतरा टला हुआ है। लेकिन इजराइल का एक और पड़ोसी है और वो है लेबनान। इस छोटे से मुल्क लेबनान के दक्षिण का एक हिस्सा इजराइल से मिलता है। वहाँ पर शिया मत को, मुस्लिम धर्म के शिया मत को मानने वाले मुसलमानों का बोलबाला है, जिनका संगठन है हिजबुल्ला। लेबनान में मौजूद अपने विरोधियों से अपनी सरहद की हिफाजत करने के लिए ही इजराइल ने 1980 के दशक में साउथ लेबनान पर कब्जा कर लिया था, जिसके विरोध में ही हिजबुल्ला का जन्म हुआ, उसका गठन हुआ। हिजबुल्ला ने लगातार लड़ते हुए साल 2000 में इजराइल को लेबनान से वापस भेज दिया। यानी साल 2000 में इजराइल की फौज लेबनान से अपने मुल्क वापस चली गई और उसकी बहुत बड़ी वजह हिजबुल्ला था। इजराइल के बनने के बाद ये पहला मौका था जब उसे किसी मुस्लिम संगठन से जंग लड़कर अपनी जमीन से खदेड़ा गया हो, और ऐसा सेहरा, इस जीत का सेहरा हिजबुल्ला के चीफ नसरुल्लाह के सिर बांधा गया। 6 साल बाद साल 2006 में हिजबुल्ला और इजराइल के बीच एक और जंग हुई, जो छोटी जंग थी, 34 दिन तक चली। लेकिन इस बार भी इजराइल हिजबुल्ला को हरा नहीं सका। ऐसा लगा कि इजराइल, जो कि सर्वशक्तिमान उस इलाके में जिसको माना जाता था, उसकी काट के लिए एक ताकत तैयार हो गई है, और वो तैयार ताकत थी हिजबुल्ला। ऐसा उस वक्त माना गया, क्योंकि 2 बार इजराइल हिजबुल्ला को नहीं हरा सका। यही वो वक्त था जब इजराइल की समझ में आ गया कि उसकी सीमा से लगे हुए इलाके में इतना ताकतवर दुश्मन होना उसके लिए हमेशा खतरा बना रहेगा, यानी हिजबुल्ला। और यहीं से इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने हिजबुल्ला के नेटवर्क में सेंध लगाना शुरू कर दिया। इस बीच हिजबुल्ला ने भी ईरान की मदद से अपनी ताकत और हथियारों के जखीरे में काफ़ी इजाफा किया, लेकिन वो इजराइल की खुफिया एजेंसियों के ऑपरेशंस की जानकारी नहीं रख सका और मोसाद के जासूस उसके नेटवर्क में घुसते चले गए। नसरुल्लाह की लीडरशिप में हिजबुल्ला एक डिसिप्लिन लड़ाकों का संगठन तो बना, अनुशासित लड़ाके थे उनके संगठन में, और काफ़ी बहादुर और लड़ाके भी थे, लेकिन उनके नेटवर्क में काउंटर इंटेलिजेंस का सिस्टम जो है मजबूत नहीं हो सका। जबकि ये बात सर्वविदित है कि इजराइल की सबसे बड़ी ताकत तो उसकी खुफिया एजेंसियां ही हैं। दरअसल हुआ ये कि सीरिया में जब साल 2013 में बशर अल असद की सरकार को बचाने के लिए ईरान के कहने पर हिजबुल्ला ने दखल दिया और अपने लड़ाके वहां भेजे,
तो एक तरह से ये हिजबुल्लाह की ताकत का एक गोल्डन पीरियड था कि वो अपनी मुल्क की सीमा से बाहर जाकर दखल दे रहा था, असद की सरकार बचा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ हिजबुल्लाह एक्सपोज भी हो रहा था। इससे पहले हिजबुल्लाह के लड़ाके लेबनान में मौजूद रहते थे, लेकिन जैसे ही वो सीरिया में पहुंचे, बाहरी दुनिया के रास्ते उनकी संगठन में घुसने के लिए खुल गए। ये वो वक्त था जब इजराइल के जासूसों ने हिजबुल्लाह के नेटवर्क में सबसे बड़ी घुसपैठ की। इजराइल ने हिजबुल्लाह की लीडरशिप, उसके लड़ाकों का डेटा इकट्ठा करना शुरू किया। उसकी लीडरशिप, उसकी रैंक्स, कौन सा लीडर कितना मजबूत है, किसके पास कितने लड़ाके हैं, कमांड में उसकी क्या पोजीशन है, जो चेन ऑफ कमांड है उसमें उसकी क्या पोजीशन है, उसको किस लीडर को कितना प्रमोशन मिला है, ये जानकारी इजराइल ने रखनी शुरू कर दी सीरिया के जरिए। और उसी वक्त हिजबुल्लाह को और ज़्यादा लड़ाकों की ज़रूरत पड़ी, तो इजराइल ने अपने जासूसों को हिजबुल्लाह के नेटवर्क में भर्ती भी कराया। यही वो वक्त था जब हिजबुल्लाह के नेटवर्क में सबसे बड़ी घुसपैठ इजराइल की एजेंसी मोसाद ने की, और हिजबुल्लाह का जासूसी नेटवर्क इसे पकड़ने में कामयाब नहीं रह सका। हिजबुल्लाह के जासूसी नेटवर्क की नाकामयाबी की सबसे बड़ी मिसाल तो ये है कि हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों के लिए जिन पेजर्स और वॉकी टॉकी को खरीदा, वो उसे मोसाद ने ही बेच दिए, और वक्त आने पर उनमें विस्फोट करके हिजबुल्लाह के सैकड़ों लड़ाकों को अपंग बना दिया। हिजबुल्लाह की दूसरी बड़ी गलती और संभवतः ओवर कॉन्फिडेंस था। हिजबुल्लाह को लगा कि जिस तरह से उसकी मिसाइलें और रॉकेट्स के जखीरे का प्रचार किया जा रहा है, मीडिया में इस तरह से बातें हो रही हैं कि हिजबुल्लाह के पास कितनी ताकत है, तो शायद वो इजराइल को एक फुल फ्लेजेड वॉर छेड़ने से रोक देगा। हिजबुल्लाह उसके उत्तरी बॉर्डर पर रॉकेट्स दागने वाली अपनी जो लो इंटेंसिटी की जंग को जारी रखने की नीति थी, उसको उसने हिजबुल्लाह ने बरकरार रखा। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। इजराइल ने जैसे ही हमास से ध्यान हटाकर नॉर्थ में हिजबुल्लाह पर अपना ध्यान लगाया, तो हिजबुल्लाह के किले एक के बाद एक धराशायी होते चले गए। जुलाई में जब हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फौद शुक्र को उसके सीक्रेट अड्डे पर स्ट्राइक करके इजराइल ने मारा था, हिजबुल्लाह को तभी सतर्क हो जाना चाहिए था कि उसके कमांडर्स के छुपने की लोकेशंस इजराइल को पता चल चुकी है। इजराइल ने एक के बाद एक हिजबुल्लाह के लीडर्स को और उनके छुपे हुए हथियारों के जखीरे को निशाना बनाना शुरू किया, लेकिन हिजबुल्लाह को यह अंदाज़ा भी नहीं हो सका कि उनके चीफ यानी हसन नसरल्लाह की लोकेशन भी कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकती है। और आखिरकार हुआ भी वैसा ही। ना सिर्फ नसरल्लाह बल्कि उनके साथ कई सीनियर कमांडर्स और एक ईरानी जनरल भी इजराइल का निशाना बन गए। हिजबुल्लाह की तीसरी और सबसे बड़ी गलती थी ईरान की ताकत को ओवर एस्टिमेट करना, यानी ईरान को कुछ ज़्यादा ही ताकतवर समझना। दरअसल हिजबुल्लाह को खड़ा करने और उसके लाव लश्कर समेत खतरनाक मिसाइलों से उसको लैस करने में ईरान का बहुत बड़ा रोल रहा है। ऐसा माना जाता है कि हिजबुल्लाह एक तरह से इजराइल और अमेरिका के गठजोड़ से ईरान की हिफाजत की एक गारंटी है, क्योंकि इजराइल के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह का मौजूद होना इजराइल के लिए उसके अस्तित्व को खतरे में डालने की एक चेतावनी थी। लेकिन जब हिजबुल्लाह की इजराइल से हिफाजत की बारी आई, तो ईरान कुछ नहीं कर सका। हिजबुल्लाह ने पिछले करीब 1 साल से जिस तरह से इजराइल पर रॉकेट्स की बारिश की थी, उसमें ईरान की रजामंदी शामिल थी। लेकिन जब इजराइल ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया और उसको इस्तेमाल करना शुरू किया, तो ईरान भी सहम गया। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस इलाके में अमेरिकी फौजों की भारी भरकम मौजूदगी है, और क्योंकि इजराइल को इस बात का पूरा भरोसा है कि अगर ईरान से जंग होती है तो अमेरिका उसे बचाने जरूर आएगा, और खुद अमेरिका भी ऐसा ऐलान कई बार कर चुका है। लिहाजा ईरान भी एक बड़ी जंग से बचना चाहता है, खासतौर से ऐसी जंग जिसमें अमेरिका शामिल हो, और ये बात हिजबुल्लाह समझ नहीं सकता। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो इजराइल के खुफिया तंत्र से खुद को ना बचा पाना, इजराइल की ताकत को कम समझना और ईरान की ताकत को ज़्यादा समझने की भूल करना या ऐसा भ्रम होना, ये ऐसी 3 गलतियां थीं जिनके चलते इजराइल ने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी। हालांकि अभी भी हिजबुल्लाह खत्म नहीं हुआ है, वो फिर खड़ा हो सकता है, लेकिन उसे अब पहले जैसा मजबूत होने में वक्त लगेगा, और हसन नसरल्लाह जैसा करिश्माई लीडर तो शायद अब उसे कभी नहीं मिल सकेगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।